क्या स्क्रीन शेयर हो चुका है? बस हाँ या ना बोल दो। हाँ सर। ओके। तो देखो, जो लोग अगर पहले का कोई क्लास मिस किए हो तो मैं उनको बोलूंगा प्लीज रिकॉर्डिंग क्लास कर लो, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह होगा रिकॉर्डिंग क्लास देख के तो फिर मतलब जो भी लाइव सेशंस में जो भी लास्ट में हम लोग टाइम लेते हैं क्वेश्चन आंसर का, तो वहाँ पर आप लोग मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। जिनका क्लास मिस हुआ है, जो लोग लाइव में किए हो उनको बोलूंगा नो प्रॉब्लम, आप लोग तो कंटिन्यूएशन में हो। जिसके किसी कारण से ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम या फिर कुछ भी कारण से किसी का कोई भी क्लास मिस हुआ है, उस क्लास में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, देन आफ्टर द सेशंस जो भी लाइव सेशन करते हैं आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, आज का लाइव टॉपिक में आ जाते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे बेसिकली जैसे कि हम लोग ऑफर के बारे में कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। हाउ टू मेक एन ऑफर हो चुका था। ऑफर का जो भी मतलब वैलिड ऑफर होने के लिए जो भी चाहिए था उसके बारे में भी डिस्कशंस कर चुके थे। आज बात करना है एक्सेप्टेंस में। तो यहाँ पर ऑफर का एक पॉइंट दिख रहा है कि हाउ टू मेक एन ऑफर में आप लोग देख पा रहे हो कि ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट। आप किसी को कुछ भी चीज ऑफर कर सकते हो, कुछ भी एक्टिंग करके, ठीक है। एक्ट मतलब, एक्टिंग का मतलब क्या? कुछ करना। एक्टिंग का मतलब होता है टू डू समथिंग। एक्टिंग का मतलब क्या है? टू डू समथिंग। हम लोग ये एक्टर लोगों को एक्टिंग करने देखते हैं ना, हाँ, टू डू समथिंग। कुछ करता है एक्टर लोग, इसीलिए तो हम लोग उनको देखने के लिए पागल होते हैं, ठीक है। अगर वो लोग कुछ नहीं करते तो वो भी कुछ करता है। शाहरुख खान सिर्फ हाथ फैलाता है हर मूवी में, उसी का करोड़ों कमा लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको आप कुछ करना बोलो या कुछ ना करना बोलो, बट सलमान खान सिर्फ बॉडी शो करते हैं तो भी टू डू समथिंग हो जाता है। और एब्स्टिनेंस में क्या हो जाएगा? नॉट टू डू समथिंग। किसी को नॉट टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने से मना करना, ठीक है। किसी को कुछ करने से मना करना, ये भी एक तरह का ऑफर है। ऑफर वर्ड्स में भी हो सकता है, ऑफर कुछ कॉन्डक्ट करके, मतलब जैसे आप लोगों में बताया था लॉ का, जो लॉ के जो भी ऑक्शन हॉल होते हैं वहां पर जो भी ऑक्शनियर बैठा रहता है वो अपना हैमर को फॉल करा के भी कॉन्डक्ट करते हैं। या फिर जो टैक्सी मार्केट में चलते, रास्ते में चलते हैं, वो सिर्फ टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है, जस्ट टैक्सी रन करा रहे हैं, ठीक है। चिल्ला नहीं रहे कि किसी पर्टिकुलर जगह में जाना है। जैसे कि कोलकाता में जैसे मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम लोग हावड़ा जाते हैं, तो हावड़ा हावड़ा या सियाल्ला सियाल्ला ये नहीं कहते, ठीक है। वो टैक्सी रन कराते हैं, कॉन्डक्ट कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये टैक्सी में अगर मैं बुला के चढ़ूंगा तो ये मुझे मेरे डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा विद इन माई कोलकाता जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हर एक मेट्रो सिटी का अपना जुरिस्डिक्शन होता है, तो वो अपना कुछ कॉन्डक्ट कर रहा है, ठीक है। वर्ड्स में कुछ नहीं कर रहा था, कॉन्डक्ट कर रहा था। ऑफर रिटन भी हो सकता है, ऑफर ओरल भी हो सकता है। मैं बार बार यही चीज बताता रहता हूँ कि मतलब रिटन एक्सप्रेशन भी हो सकता है और ओरल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। रिटन ओरल दोनों हो सकता है। आप मुंह में बोल के भी कर सकते हो और लिख के भी बोल सकते हो, प्रूवमेंट का बात अलग, लेकिन ऑफर इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये था ऑफर रिलेटेड कुछ पुराना बात जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में पहले ही डिस्कशन कर चुके थे। तो अगर ऑफर का थोड़ा बहुत याद आ गया हो, थोड़ा बहुत कनेक्शन हो गया हो, तो फिर ऑफर का, जैसे ही ऑफर का बात आता है, नेक्स्ट बात क्या है? एक्सेप्टेंस। हम लोग किसी को कुछ भी चीज ऑफर करते हैं, सिर्फ सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि ऑफर तो कर दिया, अब एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है कि अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो बात बन गया, अगर एक्सेप्टेंस नहीं बना तो बात नहीं बना। कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं डेफिनेशन वाइज, लॉ वाइज हर एक मैटर को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ अगर एक्सेप्टेंस में देखें तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या बात कर रहा है थोड़ा देखते हैं। चलो, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द एक्ट, ठीक है। कोई कोई मुझे पूछता रहता है कि सर सेक्शन कैसे याद रखें। मुझे निकिता एक दिन सवाल किया था। निकिता, हरियोदय, निकिता, हेलो, क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है या फिर कनेक्शन टूट गया?
हाँ सर आ रहा है। ओके ठीक है। निकिता ने मुझे एक बार सवाल किया था कि सर सेक्शन कैसे याद रखें, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से एक नोट बनाया था, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। अचानक शेयर करने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहने का कोशिश किया, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेक्शन याद रखने का ट्रिक्स क्या है और कैसे आप सेक्शन को याद रख सकते हो, ठीक है। तो वो नोट्स मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में शेयर करूंगा। तो पहले अभी देख लेते हैं सेक्शन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द एक्ट द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज follows. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. जब भी हम किसी को कुछ भी प्रपोज करते हैं, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, जब वो प्रॉमिस होता है। प्रपोजल मतलब क्या, प्रॉमिस भी हो सकता है। बोल रहे कि प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स क्या हो जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। अब चलो इसी को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। व्हेन the person to whom proposal is made, for example, चलो थोड़ा सा यहाँ धुंधला हो गया। If A offers to sell his car to B, A ने ऑफर किया to sell his car to B for rupees 2 lakh, 2 lakh ना, 2 lakh। Here proposal is made to B, but the person to whom the proposal is made, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, तब उसको कहेंगे कि प्रपोजल किया गया, ठीक है। कोई ज्वाइन करना चाहता है क्या, एक सेकेंड वेट। ओके तो पॉइंट क्या था, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, फॉर एग्जांपल इफ ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीस 2 लाख या 20 लाख, या प्रपोजल इज मेड टू बी, ए ने बी को प्रपोजल में कर दिया कि भाई हमें आपको मेरा कार 2 लाख में सेल करना है, तो ये प्रपोजल हो गया। अब ये बी पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी सिंपल चीजों के अंदर कभी कभी कुछ ट्रिक्स घुसा रहता है, तो वो फाइंड आउट करना भी हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। द पर्सन टू होम proposal is made, that is B in the above example, and if B signifies his assent, assent का मतलब मैं आप लोगों को क्या बताया था, assent का मतलब ओपिनियन होता है, assent का मतलब होता है ओपिनियन, ठीक है। अगर वो अपना ओपिनियन देता है, ठीक है, B signifies his assent on that proposal, अपना ओपिनियन बताता है, in other words B grants his consent on A's proposal, then we can say that B has signifies his consent on the proposal made by A, ठीक है, कि भाई हाँ मुझे तुम्हारा गाड़ी मतलब जो कार है वो 2 लाख में मैं लेना चाहता हूं, तो वो प्रपोज किया था, उसने एक्सेप्ट कर दिया। फिर व्हेन बी हैज सिग्निफाइज हिज कंसेंट दैट प्रपोजल, वी कैन से दैट प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेड प्रपोजल को बोलेंगे प्रॉमिस, एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या बोलेंगे, प्रॉमिस। तो ये सिंपल है, ये जो डेफिनेशन यहाँ था, व्हेन द प्रपोजल, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted, the proposal when accepted becomes a promise। ये जो डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन बी का यहाँ पर दिया गया है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन बी का डेफिनेशंस का सिंपल यही एनालिसिस यहाँ पर भी हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन कर लिया, यही डेफिनेशंस में बोला गया है। आई होप कि एक्सेप्टेंस का ये डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर है। आगे चलता हूं और अच्छा बात करेंगे, अलग बहुत सारा पॉइंट है। एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या कहते हैं, बिकम्स अ प्रॉमिस। रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंशन, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग एक जंक्चर पे पहुंच रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ये एक कोटेशन है, ठीक है, ये जो मैंने अभी बात किया आप लोगों के साथ, ये क्या है बोलो तो ये एक कोटेशन है, इट्स जस्ट अ कोटेशन, ठीक है। अब ये कोटेशन मतलब बेसिकली मतलब ये ऑफर एंड एक्सेप्ट और एक्सेप्टेंस को कोटेशन के तहत किस तरह से सर विलियम एंशन बोल रहा है, इस पे बात, इसको थोड़ा ध्यान दो। बोल रहे कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर, कोई भी ऑफर का एक्सेप्टेंस क्या होता है, व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एक ट्रेन मतलब एक ट्रेन का मतलब पूरा भरा हुआ ट्रेन के अंदर अगर गन पाउडर छुपा हुआ है, अगर उसमें एक लाइटेड मैच स्टिक मतलब जिसको हम लोग नॉर्मल मैचेस कहते हैं, अगर एक मैच का स्टिक उसके अंदर डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा ट्रेन को आग जला देगा, हाँ या ना, हेलो। है ना, तो इसका मतलब जैसे ही हम लोग कभी भी
कोई भी मतलब मैच स्टिक अगर सिंपल एक मतलब गन पाउडर या बारूद, जिसको आप जो भी नाम दो, वो बारूद में अगर एक बार मैच स्टिक एक्सेप्टेंट हो गया तो पूरा का पूरा चीज को मतलब जला के राख कर देगा, है ना। मतलब वो इतना एक्सेप्टेड हो चुका है, और ऑफर जो था वो तो था ही। आप लोगों को पता है कल आसाम में क्या हुआ है? आसाम में एक ऑयल का एक मतलब वेल था, उस वहां पर गैस लीक हो रहा था, और गैस लीक होने के कारण, ठीक है, गैस लीक होने के कारण मतलब वहां पर बहुत जोर से मतलब बोमब्लास्ट जैसे इस तरह का कुछ हुआ। और उसके बाद वहां पर जो भी जमीन थे, जो टी गार्डन्स था, ठीक है, आप लोगों के पास ये खबर है? ये देखो आसाम में क्या हुआ। बहुत भयंकर तरह से हुआ। 1600 फैमिलीज को वहां से हटाया गया। देख पा रहे हो, कल का ही बात है। आसाम गैस लीक जैसे वाइजैक में हुआ था ना, वैसे सिमिलरली कल आसाम में हुआ है, ठीक है। ह्यूज फायर फ्लोज ब्लास्ट इन बागजन ऑयल फील्ड, 100 ऑफ फोर्स टू फ्ली फ्रॉम होम। 1600 फैमिलीज को वहां से हटना पड़ा, ठीक है। 1600 फैमिलीज को हटा गया है, जमीन वगैरह खराब हो चुका है, खेती बाड़ी जो भी था एग्रीकल्चरल लैंड खराब हो चुका है, टी गार्डन खराब हो चुका है। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो अभी अभी हम लोगों ने जो मतलब एक सिंपल सा लाइन पढ़ा एक्सेप्टेंस के बारे में, ये वाला वर्ड कितना बड़ा से मतलब बात हो गया है। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ सर्टेन इज टू अ ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर, है ना। क्या बात समझ में आया आप लोगों को? इसमें हम लोग कुछ भी चीज बोल सकते हैं। जब भी कोई किसी को तो कुछ दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं, सपोज हम किसी को कोई किसी के साथ मुझे अपना फ्रेंडशिप निभाना है, किसी के साथ मुझे अपना, आप लोग करते हो ना, हाँ, विल यू बी माई फ्रेंड, हाँ, इस तरह से आप लोग करते हो, बचपन से करे आ रहे हो, हाँ। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को फ्रेंड बनाते हो, ठीक है, फ्रेंड बनाते हो, तो उस टाइम पे एक चीज ध्यान रखना चाहिए, फ्रेंड बनाओ या किसी को अपना प्यार इजहार करो, अगर एक बार येस बोलते हो या नो बोलते हो, जो आपका क्या है, ऑफर का एक्सेप्टेंस है। क्या आप मुझे प्यार करते हो? हाँ बोलो या ना बोलो, प्लस फार्मली बोलो, है ना। लेकिन एक बार अगर आप हाँ बोल दिए, फिर आप पीछे नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? एक बार हाँ बोलने के बाद अगर बाद में आप बोलते हो नहीं नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते, तो आगे सिचुएशंस बहुत जोर का होगा, और वही वाला होगा कि लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर, और यही तो कारण है ब्रेकअप का। हेलो, क्या आप लोगों को ब्रेकअप पॉइंट समझ में आ रहा है? यस वही तो सर। बात है ये ब्रेकअप पॉइंट का। आजकल ब्रेकअप गाना भी निकल गया, हाँ, मतलब ब्रेकअप सॉन्ग भी आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो वही है ना कि आप किसी का भी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोचो। लेकिन नहीं, अरे भाई मिल गया कोई, चलो ना 2 दिन को थोड़ा टाइम बिता देते हैं, अरे ठीक है टाइम बिताओ, पर आगे मत बोलना कि ये जो मैचस्टिक अगर ट्रेन ऑफ गन पाउडर में गिर गया तो जल के राख होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। हम लोग कर लेते हैं ना, मन की खुशी मन की तसल्ली, हाँ, अरे चल भाई टाइम पास हो जाएगा, करो टाइम पास, बट आगे जब माइंड को बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा ना, तब ये मत बोलना कि क्यों ऐसा हो गया। ठीक है, जितना मर्जी एक्सेप्टेंस करो, जितना मर्जी ऑफर करो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप समझ पा रहे हो कि ऑफर एक्सेप्टेंस एक इतना बड़ा चीज है कि अगर छोटा सा भी चिंगारी पूरा चीजों को राख कर सकता है। इसलिए येस और नो में बड़ा ध्यान रखना, फालतू का किसी को येस भी नहीं बोलना है और फालतू का किसी को नो भी नहीं करना है। ऑफर एक्सेप्टेंस पे ध्यान रखना चाहिए। किसी का बिजनेस ऑफर मानो, ठीक है, किसी का बिजनेस ऑफर सिंपल है कि किसी ने तुमको बिजनेस में कोई ऑफर दिया, ठीक है, तुमको लगा कि भाई क्या झांसू ऑफर है, ठीक है, और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर बाद में आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस का नॉलेज भी नहीं था, आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस का नॉलेज नहीं था, लेकिन किसी ने आपको बोला कि बहुत पैसा है, चलो मैं आपको एक बिजनेस बताता हूँ। इसी तरह का मतलब रियल लाइफ कोई स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या होता है जब किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस गलत दिशा पे जाते हैं। आप लोग चेन मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सुने हो? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, चेन मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सुने हो आप लोग? यस हाँ सर। सर। कैसा होता है बोलो तो? वो एक बंदा दूसरे को लाता है, दूसरा बंदा तीसरे को लाता है, ऐसे करके चेन क्रिएट होता है। एग्जैक्टली, एक बंदा दूसरे को लाता है, फिर दूसरा तीसरे को लाता है, हाँ, और ऐसा करके चलता रहता है ना, ऐसा करके चलता रहता है। अब देखो हाँ खेल सर। क्या होता है। अब आई एम नॉट अगेंस्ट चेन बिजनेस, हाँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ कंपनीज हैं जो चेन मार्केटिंग बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। इवन यूट्यूब में भी आप
वीडियोस देखोगे ना, क्या बड़ा बड़ा यूट्यूबर बैठा है, हाँ, क्या वीडियोस में क्या मोटिवेट करते हैं चेन मार्केटिंग में। हाँ, आप उनको बोलो, वो उनको बोलेगा, हाँ, फिर प्रोडक्ट बेचो। ऐसा मेरा कुछ स्टूडेंट्स भी मैं देखा हूँ कि वो लोग इस तरह का चक्कर में पड़ा है। ठीक है, आपके सामने बड़ा अच्छा अच्छा ऑफर देता है कि भाई ज्वाइनिंग का फीस तो मतलब स्टूडेंट लाइफ में मैं आप लोगों के सामने ऐसा रहेगा, अगर थोड़ा बड़े होंगे तो 10,000 20,000 का बोलेगा। ज्वाइनिंग फीस 2,000 का है, तू ज्वाइन कर, तेरे को 2 ब्लेजर, ठीक है, 2 ब्लेजर दिया जाएगा, एक कंप्यूटर कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह का खेल चलता है। एक कंप्यूटर कोर्स दिया जाएगा, और जैसे कि जहाँ पर थोड़ा इंग्लिश जिन लोगों का वीक है ना, जैसे बिहार, ठीक है, बंगाल, बंगाल का कुछ एरिया, ठीक है, यूपी साइड में, यहाँ पर ना स्पोकन इंग्लिश सिखाया जाएगा, क्या धांसू इंग्लिश बोल पाएगा तू, हाँ, इस तरह का आपके सामने ना एक प्रपोजल लाएगा। और फिर आपको बोलेगा कि अगर तू किसी को ज्वाइन कराता है, उससे वो 3,000 रुपया देगा, ठीक है, फिर 1,000 रुपया तेरा, ठीक है, और 2,000 जिसने तुमको चेन बनाया, ठीक है, मतलब चेन का जो हेड है। अब देखो, बैठे बैठे फिर तुम्हारे सामने ना कोई एक बंदा आता है, ठीक है, जो कोट टाई पहन के होता है, कोट टाई पहन के होता है, और अपने आप को बताता है कि देख, मैंने कार, मेरा पर्सनल कार है, ठीक है, ये मेरा कार है, ठीक है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, आप लोग बस समझना, ठीक है, पर्सनल कार ले लिया मैंने, ठीक है, मेरा पर्सनल कार है, BMW है उसका, ठीक है, कैसा BMW मुझे भी नहीं पता, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, मेरा BMW है, वो किसी का कभी भी भाड़े पे लेके आ गया। ये सब देख के आप सोच रहे हो भाई BMW में बैठ के बंदा आ गया, क्या गाड़ी में बैठा है, देख रहे हो आप लोग ड्राइंग, हाँ, हेलो, हाँ सर। स्केटबोर्ड है हाँ, सर, स्केटबोर्ड। एकदम इम्पोर्टेड कार बना दिया, मैं, मेरे को पता ही नहीं था मेरे अंदर इतना अच्छा कला है। हाँ, अरे वाह, ये तो एकदम पाब्लो पिकासो, हाँ, लियोनार्डो दा विंची को भी फेल कर ये लोग देगा। ना सर बोलता है हाँ, कि नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं इसको सर, वो बहुत बहुत एग्जैक्टली, चीख चीख के बोलता है। बहुत चिप चिप के बोलता है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट नेटवर्क मार्केटिंग, बट प्रोडक्ट, लेकिन इसका ना बहुत सारा स्कैम निकल चुका है मार्केट में। कुछ नहीं करता है, जानते हो, कुछ नहीं करता, वो लोग सिर्फ ना ज्वाइन करा करा के, यहाँ पर अपने VIP रोड के ऊपर, एयरपोर्ट रोड में एक कंपनी है, मैं आपको नाम लेके ही आपको बताता हूँ, एक कंपनी है, क्या कुछ वैल्यू, क्या कुछ सॉफ्ट वैल्यू, ऐसा कुछ नाम दिया है कंपनी का। हाँ, क्या सिखाता है, कंप्यूटर कोर्स सिखाता है। एक स्टूडेंट भर्ती होगा 12,000 में, कितने में, 12,000 में, एक स्टूडेंट भर्ती होगा 12,000 में, फिर 12,000 में भर्ती होने के बाद उसको 2 दिन कंप्यूटर क्लास दिया जाएगा, 2 days, ठीक है, 2 दिन बाद उसको बोलेगा कि भाई अभी हम लोगों का फैकल्टीज नहीं है, ठीक है, कुछ दिन वेट करो, ऐसा बोला जाएगा कि फैकल्टीज नहीं है, कुछ दिन वेट करो। फिर कुछ दिन बाद वो बोलेगा सर क्लास, सर क्लास, ऐसा करेगा। फिर वो बोलेगा कि भाई क्लास तो अभी नहीं दे पाएगा क्योंकि फैकल्टीज, नो फैकल्टीज नाउ। फिर वो बोलेगा फिर पैसा, फिर बोलेगा पैसा तो नहीं वापस होगा, एक काम कर, ये एक अच्छा मौका देता हूँ, तो तेरा कोई दोस्त को बुला, ठीक है, फ्रेंड को बुला, फिर उससे 18,000 का फीस मांग, 6,000 तेरा अभी का प्रॉफिट, ठीक है, ऐसा तू जितने को ज्वाइन करा पाएगा, ऐसा तू जितने को ज्वाइन कराएगा पर स्टूडेंट में। अब वो स्टूडेंट अपना 12,000 घर से लिया था, उसके तो मुंह पे तो मतलब काली लग ही चुका है अपने माँ पापा के सामने कि क्या जवाब देगा, क्योंकि वो ट्रैप में फंस चुका है। फिर वो आगे सोच रहा है कि भाई अच्छा तो धंधा हो गया, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अगर ऐसा हो जाए कि अगर मैं 2-3 को इस तरह का फंसा दूं, हाँ, तो 6-6 हजार करके मेरा तो अच्छा होगा, और कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा है। अब क्या हो गया, आपने जैसे इस तरह का ऑफर एक्सेप्टेंस ला दिए ना, अब आगे आगे ना आपका लाइफ तो हेल होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे मेन चीज, आप लोग सुने हो क्या, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप लोग इस तरह का नहीं सुने क्या? हाँ सर। हेलो, हाँ सर, होता ही है सर। ड्रग्स वाला भी तो ऐसे ही कराता है, ड्रग्स के केस हाँ, होता है वो। ड्रग्स वाला होता है, हाँ, एजुकेशनल कोर्स बेचता है, कुछ भी करता है, एजुकेशनल कोर्स बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है, क्या क्या नहीं बेचता, लेकिन कुछ नहीं बेच पाता, कुछ नहीं बेचता। कुछ दिन बाद बस लोगों को हीरो दिखाता है कि भाई ये US घूम के आया है, वो लंदन घूम के आया है, एज सच। कुछ अच्छा कंपनी था इस लाइन में, लाइक मैं आपके सामने अच्छा कंपनी का भी नाम बताता हूँ, एमवे, नाम तो सुने होंगे। हेलो, हाँ एमवे का सर। नाम तो सुने होंगे ना? हाँ, यस सर। ऐसा कुछ कंपनी था जो सच में अच्छा प्रोडक्ट देता था थोड़ा बहुत, ठीक है, उन्होंने ये मार्केटिंग सिस्टम बनाया था। फिर बाद में इन्हीं का ये मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो करके, इन्हीं का सिस्टम को फॉलो करके दूसरा कंपनी भी अलग अलग मार्केट में ला गया। अब सवाल ये है कि इस तरह का बिजनेस में बहुत सारे लोग ट्रैप में पड़ना चालू हो गया, जानते हो, बहुत सारा। अब जैसे ही ट्रैप में पड़ना चालू हो गया ना, फिर उनको लगा कि भाई अभी पैसा आएगा, पैसा आएगा। मतलब मैं सिंपल यही कह रहा हूँ कि बिजनेस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो बहुत चलता है, बिजनेस में
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो बहुत होता है, लेकिन आप किसको क्या चीज ऑफर करते हो और किसको क्या चीज एक्सेप्टेंस करवाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप बात मेरा समझ पा रहे हो ना, कि किसी को कोई भी चीज ऑफर या एक्सेप्टेंस करने से पहले, मतलब इट्स अ सीरियसली वो गान पाउडर में मैच स्टिक डालने जैसा ही होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। मैं आगे का बात करता हूँ, नहीं तो बोलेगा तो सर तब से इस पॉइंट पे इतना बात। बेसिकली कहना ही है कि हम लोग बहुत लोगों ना बहुत वादा करते हैं। ठीक है, तो वादा मतलब वो बोलते हैं ना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, तो वैसा ही वादा करो जो निभा सकते हो। हाँ, हम लोग बहुत मतलब बेकार का वादा भी बहुत करते हैं। The effect of the observation is that what acceptance triggers cannot be recalled or undone। यही कहना चाह रहा था ना मैं इतना देर से। एक बार एक्सेप्टेंस कर लिया ना तो इसको अनडन नहीं कर सकते, बट देयर इज ए चॉइस टू पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। आप लोग समझ पा रहे हो मैं इतना देर से क्यों बोल रहा इतना सारा बातें? हेलो, समझ रहे हो ना? हाँ सर। It in effect means that an offer can be withdrawn just before it is accepted। एक्सेप्टेंस से पहले भी आपके पास मौका होता है कि आप अभी भी विथड्रॉल कर सकते हो। आपको कोई अच्छा मौका देता है कि भाई इतना कम रेट में इतना अच्छा फ्लैट मिल रहा है। अरे भाई इतना कम रेट में फ्लैट मिल रहा है, सोच तो सही वो फ्लैट किस चीज से बना है। फ्लैट का मैन्युफैक्चरिंग देख, फ्लैट का एरिया देख, कुछ तो बात होगा भाई। इतना सस्ते में कोई अगर अचानक से आके बोलता है पता है 7 लाख में फ्लैट मिल रहा है, मैक्सिमम लोग क्या करेगा, पैसा लेके पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि लैंड इलीगली, लैंड जो है वो इलीगल लैंड है। ठीक है, तो इलीगल लैंड पे 7 लाख पे बेच ही सकता है, 2 दिन बाद तुमको आके वहां से उठाएगा ना कोर्ट। इसलिए इस तरह का ट्रैप में बहुत लोग फंसते हैं। आप लोगों को पता है ये एक फेमस केस मुझे याद आ गया। आप लोगों को ये कंपनी के बारे में नाम सुने हो? कल वेस्ट बंगाल का केस है शारदा, नाम सुने हो? रोज वैली। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ सर। शारदा रोज वैली का शारदा। सुने होंगे? क्या हाँ हुआ यस था? सर। हाँ बहुत सर, बड़ा सुना केस था। हुआ था। केस क्या हुआ था? वो चलो 2 क्या मिनट बोला बाद था स्टोरी कि लिखते हैं। सब हाँ बोलो बोलो सबसे बोलो। पैसा लिया था कि उसको बड़ा रिटर्न देगा, हाँ और उसने कहा सबका पैसा ले लिया और वापस नहीं किया, रिटर्न नाम के कुछ नहीं दिया। एग्जैक्टली, रिटर्न के नाम पे कुछ नहीं दिया। देखो ये लोग क्या खेल खेलता है। चलो 2 मिनट देखो, शारदा रोज वैली बोला जैसे था कि कंपनी उसके क्या। कुछ मतलब म्यूचुअल फंड जैसा कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ हाँ, फंड इसको बोला बोलते था। हैं चिट फंड। इसको बोलते हैं, नाम से ही पता चलता है चीट फंड। नहीं नहीं देखो, दिस इज नॉट दिस चिट। इस चिट का मतलब है किसी को चीट करना, और एक्चुअल में इस तरह का बिजनेस लीगल है। गवर्नमेंट की तरफ से लीगलिटी था इस पे, अभी भी लीगल है। आरबीआई इसको अभी भी लीगल मानता है। चीट फंड का ध्यान से चीट सुनो आप करने लोग। में। चीट मतलब छोटा छोटा फंड। हेलो, ध्यान से सुनो। हाँ सर। बहुत लोग चीट फंड का मतलब समझ लेते ये वाला चीट, CHEAT चीट, दूसरे को फ्रॉड करना। नहीं, ये चीट नहीं रे बाबा, ये चीट है CHIT चीट फंड, छोटा छोटा फंड। इनका इस तरह का कंपनी को चीट फंड कंपनी जो होता है, इनका जो गवर्नमेंट रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो इस तरह का बिजनेस आरबीआई एकदम अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इतना सारा स्कैम होने के बाद रूल ये है कि 1:20। दैट मीन्स 1:20 मतलब अगर किसी के पास 1 करोड़ है, ठीक है, इफ यू हैव 1 करोड़ इन योर 1 करोड़ कैपिटल है, तो तुम मार्केट से 20 करोड़ उठा सकते हो पब्लिक से। 1 करोड़ के बदले 20 करोड़ उठा सकते हो, और इसको तुम क्या काम पे लगाओगे? ठीक है, तुम इसको इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करके, और तुम्हारे पास से लोग लोन लेगा। ठीक है, तुम्हें लोग इन्वेस्ट करेगा, तुम उसको दूसरे जगह में इन्वेस्ट करोगे। सपोज एक बंदा है राम, ठीक है, एक बंदा है राम और एक बंदा है रहीम। ठीक है, अब राम हो गया हो, रहीम हो गया हो, ये लोग क्या करेगा, मानो कि ये शारदा का जो फंड है, इस फंड में जाके बोला कि शारदा ने क्या बताया कि हमारे फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आज 10,000 दोगे, 10,000 कम अमाउंट हो गया, 1 लाख मान लेते हैं, आज 1 लाख दोगे तो 1 ईयर में 2 लाख कर देंगे। कितना कर देंगे? 2 लाख, पूरा डबल, 100% रिटर्न। 1 लाख को 2 लाख करके दे देंगे 1 ईयर में। अब ये लोग क्या करेगा, गवर्नमेंट का रूल तो 1:20 था, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करता है, ये पैसे को इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली नहीं कर पाता, और फिर बाद में इनका रिटर्न भी नहीं दे पाता। अब कोई पूछेगा सर अगर ये रिटर्न नहीं दे पाता तो फिर गवर्नमेंट
इनको परमिशन क्यों देता है? शारदा रोज वैली का केस मैं आपको बताता हूँ। शारदा रोज वैली के केस में मतलब नाम ही खराब कर दिया। शारदा कौन जानते हो? दुर्गा माता को शारदा कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस देव जो थे, मतलब स्वामी विवेकानंद का जो गुरु, उनकी जी पत्नी, ठीक है, वो भी बहुत मतलब बहुत ही पूज्य है, रेस्पेक्टेड माना जाता है, ठीक है, गुरु माना जाता है। हाँ, मतलब नाम ही खराब कर दिया शारदा माँ का, ठीक है। क्या बताऊं, नाम ही ऐसा ले लेता है। शारदा रोज वैली ने क्या किया, मतलब ऐसा नाम लेके ना लोगों का इमोशन के साथ खेलता है, जानते हो। शारदा, मतलब शारदा नाम पे कोई खराब थोड़ी ना कर सकता है। हाँ, रोज वैली क्या कर दिया इन्होंने, क्या किया, ये तो गवर्नमेंट के साथ गॉटअप केस है। मैं आपको खुला बताता हूँ, गॉटअप केस है पूरा। गवर्नमेंट ने बोला भाई पब्लिक से पैसा लो, हमें फंडिंग करो, ठीक है। स्पेशली ये जो टीएमसी गवर्नमेंट था ना हमारा, अभी चल रहा है बंगाल में, इन्होंने डायरेक्टली बोला कि भाई हमें फंडिंग करो, ठीक है, बदले में हम तुम्हें बिजनेस चलाने देंगे, और उस पैसे में मैं पॉलिटिक्स में जो मतलब पॉलिटिकल फायदा लेंगे, पॉलिटिकल मतलब ये जो रैली वगैरह करना है, पॉलिटिकल प्रमोशन, रैली प्रमोशंस के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, और सीपीएम का बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, पॉलिटिकल प्रमोशन करना है, तो बदले में इनको मौका दिया, और बाद में जब रिटर्न का टाइम आया सब पैसा तो गोल हो गया, रिटर्न नील, कुछ नहीं। शायद एक एरिया में 10% 10 बंदा था, 10 पीपल थे, उनमें से एक को दिया ताकि बाकी 9 को लगे, 10 पीपल में से ओनली 1% को पैसा मिला, ताकि बाकी लोगों को क्या लगे कि हाँ सच में पैसा रिटर्न आता है, ठीक है। तो 9% भी इफेक्टेड हो गया। आरबीआई को जब पता चला था तो आरबीआई ने बार बार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोला था कि ऐसा कंपनी को बंद करो, ठीक है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? हेलो, सर। आरबीआई को जब पता चला था ना तो आरबीआई बार बार बोला था कि प्लीज स्टॉप, प्लीज डोंट ऑपरेट दिस काइंड ऑफ कंपनी इन योर स्टेट, ठीक है, डोंट ऑपरेट। बट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुना सर, कुछ नहीं सुना। आज भी वेस्ट बंगाल का पब्लिक, ये कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल में हुआ ही ऐसा घटना, मतलब ये शारदा रोज वैली, बिहार में बहुत हुआ है, ओडिशा में हुआ है। एक चीज पूरा साफ हो जाता है, जानते हो, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा का लोग ना बहुत बोका है, बहुत ज्यादा बोका। फाइनेंशियल नॉलेज इतना खराब है, फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब कॉमर्स वाला बेसिक एजुकेशन इतना खराब है कि ये लोग कुछ समझता ही नहीं है, सिर्फ डबल का समझते हैं। आप लोग कलकत्ता शहर में रह के कुछ पता नहीं कर सकते, देयर इज अ ह्यूज स्कोप, प्लीज डेवलप फाइनेंशियल नॉलेज ऑफ योर स्टेट। जो लोग बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, प्लीज, आसाम ऑल्सो, आसाम में भी बहुत ज्यादा हुआ है, आसाम में भी। मतलब ये जो ईस्टर्न इंडिया है ना, ईस्टर्न इंडिया का प्रॉब्लम यही है। ईस्टर्न इंडिया इंडिया का सबसे फर्टाइल एरिया है, ठीक है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ एरिया भी ईस्टर्न इंडिया ही है। बोलने में बड़ा दुख लगता है, सीरियसली, बीइंग अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बीइंग अ बंगाली, ठीक है, ये मुझे बोलने में बड़ा खेद है, बट मानना पड़ेगा, दिस इज द ट्रूथ। और हम लोग जितना दिन हम अपने आप को बोका रखेंगे ना, ऐसे शारदा रोज वैली हम लोगों को बहुत लूटता जाएगा, बहुत लूटता जाएगा। और कितना आजकल तो इंटरनेट के थ्रू से लूट रहा है। हाँ, लोगों को सिर्फ पैसा का इतना लोभ है, इतना लोभ है कि सिर्फ बैठे बैठे लूटे जा रहा है। कुछ समझ में आया? तो बेसिकली कहना वही है, कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले प्लीज थिंक 10 टाइम्स, और अपना बुद्धि बढ़ाओ, अपना स्किल बढ़ाओ। आप लोग जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ला में लोगों को जबरदस्ती सिखाओ, कुछ वे अपनाओ, कैंपेन बनाओ। साउथ इंडिया में होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, फाइनेंशियल कैंपेन होता है, आप लोग देखोगे ना, आप लोग सोचोगे कि क्या बात कर रहे हो सर। चलो, आप लोगों को तो हर चीज का प्रूफ चाहिए, आप लोग तो ऐसे मेरा बात मानते नहीं हो, ठीक है, चलो दिखाते हैं। हाँ, साउथ इंडिया में ना कैंपेन होता है, फाइनेंशियल कैंपेन, देखो बच्चे लोगों को सिखाया जाता है। इसमें वेस्ट बंगाल में ये सब कल्चर ही नहीं है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये सब कल्चर तक नहीं है। मतलब किस तरह से ये सब, ये देखो आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी पोस्टर तक है, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी पोस्टर तक है, देखो फाइनेंशियल लिटरेसी इन तमिल, ठीक है। अब देखोगे तो चौंक जाओगे, क्या क्या नहीं होता। ये देखो, बच्चा लोगों के लिए होता है, बहुत सारा जगह में होता है, महिलाओं के बीच में होता है। अपने वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये सब कल्चर ही नहीं है कि बच्चा लोगों को भी सिखाया जाए
मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हो सकता है। ये देखो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, ठीक है, कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी दिया जा रहा है और सबका कलर देख के ही समझ में आ रहा है, काला काला है मतलब साउथ इंडिया का है। हाँ, मतलब साउथ इंडिया में लोग थोड़ा सा ज्यादा मेरे जैसा कलर वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट जैसा चालू मत कर लो, ये उस जैसा, ठीक है। इंडिया में ब्लैक एंड व्हाइट को कभी इस लेवल में नहीं देखा गया जैसे यूएस में लोग देखते हैं। ओके जो भी हो, ये क्लियरिटी है, बता दो थोड़ा सा, आगे मूव करेंगे फिर। हाँ सर। ओके, तो एक्सेप्टेंस करने से पहले प्लीज थिंक 10 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। क्या क्या एक्सेप्टेंस को वैलिड करने के पीछे क्या क्या लीगल रूल्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। Acceptance can be given only by the person to whom offer is made. Acceptance can given only by the person to whom offer is made. In case of a specific offer, it can be accepted only by the person to whom it is made. बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस पहले भी पढ़े थे, एक बार बोल्टन और जॉन्स का केस को देख लेते हैं। 1857 का केस है, बाप रे 1857। हाँ, 1857 में इंडिया में क्या चल रहा था? हेलो एनीवन? सर पलासी। सिपाही विद्रोह सर, सिपाही विद्रोह। हाँ, बैटल ऑफ, सिपाही विद्रोह। हाँ सिपाही विद्रोह, इसको हम लोग महाविद्रोह भी बोलते हैं। हाँ, जस्ट इमेजिन, मतलब ये इंडिया का फर्स्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट में इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइट था। किसके किसके लीडरशिप में हुआ था, बोल सकते हो? मंगल पांडे। नहीं सर। मंगल पांडे, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? हिस्ट्री अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा रखो, अपने देश का हिस्ट्री अच्छा रखना बहुत जरूरी है। मंगल पांडे और एक बहुत फेमस बंदे, मतलब इंसान थे, लड़की लोग बताओ तो सही। अरे झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे भी था। तात्या टोपे भी था, वेरी गुड, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट रेविलियन था अगेंस्ट ब्रिटिश। उसके बाद 100 साल लग गया था ब्रिटिश से आजादी मिलते हुए। आजादी आज तक नहीं मिला, मैं आज तक इसको आजादी नहीं मानता। मैं क्यों? कोई भी नहीं मानना चाहिए, इट्स जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ पावर, ठीक है, जस्ट पावर शिफ्ट हुआ है, आजादी नहीं आया सर हमारे कंट्री में, पावर शिफ्ट हुआ है। पहले गोरा हमको चलाता था, अभी गोरा के भेष में काले लोग चलाता है। किसी को कुछ बोलने का औकात तक नहीं है किसी के अगेंस्ट में, उड़ा देगा। जो भी हो, बोल्टन का केस देखो, ये लोग जब लॉ बना रहा था, हम लोग तब लड़ाई कर रहे थे। बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रॉकलहर्स्ट जोन्स। बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रॉकलहर्स्ट जोन्स, हु वाज ब्रॉकलहर्स्ट क्रेडिटर। ब्रॉकलहर्स्ट का कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जानते हो ना, मतलब डेटर एंड क्रेडिटर, अकाउंट्स का तो फेमस वर्ड है डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर का मतलब क्या? डेटर मतलब जिससे आपको पैसा मिलेगा। हेलो, डेटर मतलब एकदम सिंपल लेमैन की तरह याद रखना, जो लोग जानते हो कॉमर्स के, जिससे हमें पैसा मिलेगा, जिससे हमें पैसा मिलेगा, उनको कहते हैं डेटर। और क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पैसा पेमेंट करना है, पेमेंट करना करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सिंपल। किसी किसी को कंफ्यूजन है इसलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है डेटर एंड क्रेडिटर का मतलब। तो यहाँ पर अपना जो बोल्टन और जोन्स का केस है, बोल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रॉकलहर्ट जोन्स हु वाज ब्रॉकलहर्ट्स क्रेडिटर। इसका मतलब क्या हो गया? जॉन को पैसा मिलेगा ब्रॉकलहर्ट से, क्रेडिटर है उसका। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रॉकलहर्स्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। ब्रॉकलहर्स्ट से कुछ गुड्स का सप्लाई के लिए ऑर्डर किया। बोल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम। बोल्टन ने सप्लाई किया बट उसके नाम पे नहीं था। जॉन रिफ्यूज टू पे बोल्टन। जॉन ने बोल्टन को पेमेंट करने से मना कर दिया फॉर द गुड्स बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रॉकलहर्स्ट he intended to set off his debt against ब्रॉकलहर्स्ट। मतलब ये जॉन का जो डेब्ट था वो उसको सेटल कर रहा था। एंड held as the offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Jones। मतलब ये पूरा का पूरा केस बोल्टन एंड जोन्स के बीच में चल रहा था, लेकिन ये जोन्स ने जो ऑर्डर किया, बोल्टन ने जो ऑफर किया था, ये जोन्स के नाम पे नहीं था। वो ब्रॉकलहर्ट का जो लोन था उसको सेट ऑफ करने के लिए ब्रॉकलहर्ट के थ्रू से था। तो अल्टीमेटली ब्रॉकलहर्ट बीच में तीसरा बंदा आ गया, लेकिन ये बोल्टन और जोन्स के बीच में कुछ नहीं हुआ।
ऑफर कनेक्शन ही नहीं हुआ। ये जो पॉइंट है ना, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। मतलब बॉल्टन के साथ जॉन्स का कोई ऑफर मेड नहीं हुआ, जो भी हुआ बीच में ब्रॉकलहट के साथ हो गया। तो अगर ब्रॉकलहट बीच में आ गया तो बॉल्टन के साथ जोन्स का कुछ खेल नहीं रहा। फिर से मैं एक बार बताता हूं आप लोगों को, अगर क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो ध्यान से पढ़ना। बॉल्टन कौन है? बॉल्टन बॉट द गुड्स, बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रॉकलहट। बॉल्टन ने कुछ गुड्स लिया, बिजनेस परचेस किया ब्रॉकलहट से। जोन्स, जोन्स कौन है? जॉन कौन है? जॉन हु वाज ब्रॉकलहट्स क्रेडिटर। ब्रॉकलहट का कौन है? क्रेडिटर है, मतलब जिससे पैसा देना पड़ेगा। ब्रॉकलहट क्या करे? जॉन क्या करेगा? ब्रॉकलहट को पेमेंट करेगा। क्रेडिटर है ना, ब्रॉकलहट क्रेडिटर, मतलब ब्रॉकलहट को जॉन को पेमेंट करना, सॉरी पेमेंट, ब्रॉकलहट से पेमेंट, सॉरी मैं गलत बोल दिया। ब्रॉकलहट का क्रेडिटर है जॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग ही बताओ। जॉन ब्रॉकलहट का क्रेडिटर है, इसका मतलब ब्रॉकलहट के साथ जॉन का रिलेशन क्या बन रहा है? जॉन ब्रोकलहट को सर पेमेंट करेगा। वेरी गुड, जॉन ब्रॉकलहट को पेमेंट करेगा। सिंपल करते हैं इसको बात को, जॉन ब्रॉकलहट को पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा। ओके, अब जॉन को ब्रॉकलहट को पेमेंट करना है। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ ब्रॉकलहट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। कौन कर रहा है? जॉन। जॉन ब्रॉकलहट का क्रेडिटर है, पेमेंट करेगा। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ ब्रॉकलहट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स मांग रहा है। अब वो गुड्स कौन सप्लाई कर रहा है? देखना खेल, वो गुड्स सप्लाई कर रहा है। बॉल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम। ऑर्डर तो बॉल्टन के नाम पे था ही नहीं, जॉन तो ब्रॉकलहट पे ऑर्डर किया था, लेकिन ऑर्डर सप्लाई कौन कर रहा है? बॉल्टन कर रहा है। आप लोग ध्यान दे रहे हो ना? थोड़ा सा पेचीदा है नाम, क्योंकि विदेशी है, इसको राम साम जदू मधु करते तो सादा थोड़ा आसान हो जाता। जॉन रिफ्यूज टू पे बॉल्टन फॉर द गुड्स। अब जॉन बोल रहा है कि हम बॉल्टन को पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद ब्लॉकहट ही इंटेंड टू सेट ऑफ हिज डेब्ट अगेंस्ट ब्लॉकहट। वो ब्लॉकहट का जो, ब्रॉकलहट का जो डेब्ट है वो पेमेंट कर देना चाहता है, वो गुड्स ऑर्डर करके कि भाई तुमको भी हमसे पेमेंट था, हमें तुम हमें पेमेंट में देना, मतलब बेसिकली मतलब लेन देन कर लिया और सेट ऑफ करना चाहता है। हेल्ड as the offer was not made to Bolton, therefore there was no contact between Bolton and Jones। पूरा का पूरा खेल जॉन्स के साथ ब्रॉकलहट का था। ब्रॉकलहट के साथ जॉन का जो भी लेना देना था, जॉन को ब्रॉकलहट को पेमेंट करना था, और जॉन ने क्या किया, बाद में ब्रॉकलहट से कुछ गुड्स परचेस कर लिया। तो ऑटोमेटिकली ये जो उन लोगों के बीच में था, और बॉल्टन ने बाद में क्या किया, वो गुड्स अप्लाई किया। लेकिन बॉल्टन जब पेमेंट मांग रहा है, जॉन रिफ्यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। मतलब ये पूरा का पूरा खेल कॉन्ट्रैक्ट में पहुंचा ही नहीं, ऑफर हुआ ही नहीं बॉल्टन और जॉन्स के बीच में। बोलो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हेलो, कुछ डाउट है तो बताओ। डाउट नहीं है, थोड़ा पेचीदा है सर, और एक बार हाँ बोलो। डाउट नहीं है सर, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन किसी को कुछ डाउट लग रहा है क्या? मतलब দাদা बेसिकली আরেকবার পড়াতে পারবে? হ্যাঁ অবভিয়াসলি, কেন না, কেন কনসেন্ট্রেট করিস নি না বুঝতে পারিস নি? না না, খুব হ্যাপাজার্ড হয়ে গেছে জিনিসটা, মানে अच्छा ओके, बेसिकली मैटर एकदम सिंपल है। ओके रुक, मैं इसको एकदम सिंपलीफाई करता हूँ, एक सेकेंड। हमारे पास तीन पार्टी है, एक है बॉल्टन, एक है ब्रॉकल और एक है जॉन्स, जॉन। बॉल्टन, ब्रॉकल, जॉन। अब बॉल्टन, ब्रॉकल और जॉन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, पहला बात देख लेते हैं। बॉल्टन, ब्रॉकल और जोन्स के बीच में क्या रिलेशन? बॉल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रॉकल, ठीक है। तो बॉल्टन ने बिजनेस परचेस किया, मतलब ये जो बंदा है परचेस बिजनेस ब्रॉकल से, क्लियर है। बॉल्टन ने ब्रॉकल से क्या किया? बिजनेस परचेस किया। और जॉन्स के साथ ब्रॉकल का क्या रिलेशन है ये भी देख लेते हैं। जॉन्स हु वाज ब्रॉकल क्रेडिटर, जॉन्स कौन है? हु वाज ब्रॉकल्स क्रेडिटर, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रॉकल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। देखो अब जॉन और ब्रॉकल को देखना। जॉन कौन है? क्रेडिटर है,
ब्रोकल का। दैट मीन्स ब्रोकल, जॉन अगर क्रेडिटर है, इसका मतलब ब्रोकल को जॉन को पे करना पड़ेगा। ब्रोकल शुड पे टू जॉन। हेलो, अगर जॉन हाँ, ब्रोकल सर। का क्रेडिटर है तो ब्रोकल शुड पे जॉन ना। बोलो ये पॉइंट क्लैरिटी है कि नहीं, तभी जाके मैं आगे बताऊंगा। अगर हाँ, जॉन हाँ। ब्रोकल का क्रेडिटर है तो ब्रोकल जॉन को पे करेगा ना। ब्रोकल शुड पे हाँ, द सर। जॉन, हाँ या ना, बताओ ना सही। हाँ सर। ओके, मतलब कुछ भी हाँ, पुराना परचेस सेल था, ठीक है, तो ब्रोकल अभी जॉन को क्या करेगा, पे करेगा। ठीक है, ब्रोकल जॉन को पे करेगा। अब क्या हो रहा है देखो, स्टोरी का तीसरा पहलू। अब हम लोग दो स्टेज देखे। फर्स्ट स्टेज में क्या देखे कि बॉल्टन जो है हमारा, पहला पॉइंट, बॉल्टन जो है वो ब्रोकल से बिजनेस परचेस किया। सेकेंड पॉइंट क्या था कि जॉन जो है वो ब्रोकल का क्रेडिटर है। दैट मीन्स ब्रोकल शुड पे टू जॉन, कुछ तो उन्होंने वहां से लोन वगैरह लिया था जो ब्रोकल को जॉन को पे करना है। अब देयर इज अ थर्ड केस जहां पर खेल क्या हो रहा है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, बॉल्टन जॉन्स जो है हमारा, जो ब्रोकल हार्ट का क्रेडिटर है, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रोकल हार्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। Bolton supplied the goods even though the order was not in his name. ध्यान से सुनना बात मेरा, ठीक है। देखो अब यहां पर जॉन्स ने ब्रोकल हार्ट को कुछ ऑर्डर किया। किसने ऑर्डर किया, जॉन्स ने ऑर्डर किया किसको, ब्रोकल हार्ट को, क्या, गुड्स। बेसिकली ब्रोकल हार्ट को जॉन को पे करना था। हेलो, ब्रोकल हार्ट को जॉन को पे करना था, हाँ या ना। हाँ, सर। अभी अगर जॉन ने गुड्स ऑर्डर किया, जॉन ऑर्डर गुड्स टू ब्रोकल हार्ट, तो अगर जॉन ने गुड्स ऑर्डर कर दिया तो अभी कौन किसको पे करेगा, जॉन पे करेगा ना गुड्स के लिए। हाँ, जॉन पे करेगा ना, गुड्स का पेमेंट ब्रोकल को करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, सर। तो बेसिकली जॉन और ब्रोकल क्या कर रहे हैं बोलो तो, अपना सेटलमेंट कर रहा है। जॉन बोल रहा है भाई तुमको मेरे से पैसा मिलना था ना, ब्रोकल बोल रहा है, तो जॉन बोल रहा है ठीक है गुड्स ऑर्डर कर दो, मेरे पास जो गुड्स है वो हम लोग सेटल कर लेते हैं। लेकिन ये गुड्स जो सप्लाई किया ना जॉन को, ये बॉल्टन ने कर दिया। जॉन को जो गुड्स सप्लाई हुआ, जॉन को जो गुड्स सप्लाई हुआ, जॉन को जो गुड्स सप्लाई हुआ वो किसने सप्लाई कर दिया, बॉल्टन ने। गुड सप्लाई बॉल्टन ने कर दिया। लेकिन किसको करना चाहिए था, ब्रोकल हार्ट को करना चाहिए था। अब जब बॉल्टन जॉन से पेमेंट मांग रहा है, बॉल्टन वांट्स पेमेंट फ्रॉम किससे, जॉन से। तब जॉन बोल रहा है, जॉन क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में कहां हुआ था, बॉल्टन के साथ जॉन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या, बताओ। नहीं, सर। नहीं सर। हाँ, क्वेश्चन मार्क समझ में आ रहा है। हाँ, गुड्स का सप्लाई बॉल्टन ने कर दिया जॉन को, क्योंकि ब्रोकल ने बोला होगा। अब बीच में ब्रोकल हट गया और बॉल्टन को बोल रहा है कि भाई जॉन ब्रोकल, बॉल्टन जॉन को बोल रहा है भाई पेमेंट दे, मेरा गुड सप्लाई किया मैं तुझे। लेकिन ये तो जॉन अपना सेटलमेंट कर रहा था ब्रोकल के साथ। अब बॉल्टन तो पेमेंट मांगेगा, भाई गुड सप्लाई किया, पेमेंट क्यों नहीं मांगेगा। पर जॉन बोल रहा है क्या तुम्हारे साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या ऑफर एक्सेप्टेंस तुम्हारे साथ मेरा हुआ था। कौन बोल रहा है, बॉल्टन बोल रहा है जॉन को। बॉल्टन जॉन को बोल रहा है क्या मैंने तुम्हें ऑफर किया था, या फिर जॉन एक्सेप्ट किया था, क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी बात हुआ था। नहीं नहीं, सो ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। हेलो बताओ। हाँ सर। अब क्लैरिटी आया हाँ, जुदा सर। जी। हाँ 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 हाँ। हाँ, सर। ठीक है, ओके। मतलब थोड़ा सा बीच में, मतलब एक तरह का क्या बताएं, मतलब एक मिसकम्युनिकेशन मान सकते हो आप इसको। ठीक है, एक मिसकम्युनिकेशन है। आपने ऑर्डर किसी को किया था, सप्लाई किसी और ने कर दिया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिंपल है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को,
कि दुकान में ऑर्डर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का किसी और ने किया है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, पहले जो टेबल में बैठा था, आप जिस टेबल में लाइन लगाए थे, वो टेबल में जो था उसने ऑर्डर किया था रेस्टोरेंट वाले को, और वो जब आपने बैठा वो ऑर्डर आके आपको दे रहा है, लेकिन उनके साथ तो आपका रेस्टोरेंट वाले का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, लेकिन रेस्टोरेंट वाले अगर आपसे पैसा मांगेगा, क्या ये जायज होगा? हेलो? नहीं सर, ना नहीं, सर, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन खा लिया तो होगा। हाँ, वो खा लिया तो होगा, वेरी गुड। ये कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक अलग ही पहलू है कि अगर तुम खा लेते हो, फाइंडर ऑफ गुड्स के जैसा, ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा इसको, ठीक है, या फिर इम्प्लाइड माना जाएगा, इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वेरी गुड मृत्युंजय, अगर तुम खा लेते हो तब तो तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, बट अगर तुम रिफ्यूज करते हो, फिर भी रेस्टोरेंट वाले बोलते नहीं आपने ऑर्डर किया था, हमने प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चर किया, मतलब बेसिकली कुकिंग किया, हमारा मेहनत है इसमें, यू हैव टू पे। बट अगर उसने गलती किया कि ऑर्डर किसी और का था, फिर भी वो आपसे पैसा मांग रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं तो कहां से पेमेंट? ऐसा कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है, इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, ठीक है। इन केस ऑफ ए जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये केस तो पता ही है, काफी बार पढ़ चुके हैं, है ना, बड़ा फेमस केस है। यस सर, जनरल ऑफर है ये। हाँ, ये जनरल ऑफर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर है ना? बताओ, एक्सेप्टेंस का ये जो पॉइंट पे बार बार बात कर रहे थे, क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। एक्सेप्टेंस हाँ, कैन सर। बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जोकिंगली बात करें या फिर थोड़ा सा मजाक से बोले, क्या बात करूं, जैसे मानो कि मतलब वही एक माली दो फूल, एक फूल दो माली, ऐसा हो जाता है ना। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ? मेरे दिमाग में ये था, बट मैं नहीं चाह रहा था कैसे एग्जांपल मैं यूज करूँ। एक लड़की है, उस पे दो लड़का लाइन मतलब लगा के बैठा है, ठीक है। तो सवाल ये कि लड़की किसी एक को पसंद करता है, ठीक है, शायद ए बी एंड सी, अब बी है लड़की यहाँ पर, ठीक है। अब ए है, मतलब लड़की जो है वो ए को पसंद करता है, ठीक है, लेकिन सी भी लड़की को पसंद करता है। अब जिन दोनों के बीच में ऑफर होगा वही ना, उन्हीं के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस होगा। अगर कोई दूसरा बंदा जो जिसको लग रहा है कि हाँ मैं भी अपना इजहार करना चाहूंगा, तो वो कैसे, उनके साथ तो कोई ऑफर हुआ ही नहीं, उसको बस मन ही मन में लग रहा है नहीं वो तो मुझे भी पसंद करता है, ठीक है। ऐसा आप लोग स्कूल लेवल में काफी देखे होंगे, स्कूल के अंदर ऐसा बहुत होता है। मैं बार बार स्कूल इसलिए लाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि स्कूल लाइफ में ये जो आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे ना, या फिर जो लोग स्कूल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, ऐसा आप लोग आगे जाके लाइफ में और कभी नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर स्कूल कोएड हो तो। अगर किसी का किस्मत खराब है और वो लोग कोएड स्कूल में नहीं पढ़ा तो उनका किस्मत बहुत खराब है, ये मेरा मानना है। सर क्या क्या बात करते हो आप? नहीं सर, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। यस सर। नहीं सर, ये तो ऐसा बात हो गया कि एक ने इसको प्रपोज किया, दूसरा आके किस कर दिया, बोला कि तुमको बोला था क्या, ऐसा बात हो गया। अच्छा ठीक है, चुप हो जा। हाँ, ऐसा बातें मत कर, तू तो मेरा मतलब मेरे से भी एक से आगे निकल रहा है। हाँ, कंट्रोल यार। ओके, आप लोग सबको ही बड़े हो, मैच्योर हो, इसलिए मैं थोड़ा सा कभी कभी ये सब एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप लोग घर पे अगर किसी को पता चलेगा ना कि सर ये सब भी बातें करते हैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, मैं तब उनको भी बिठा के समझा दूंगा, भाई कॉन्ट्रैक्ट समझा के दिखाओ थोड़ा बहुत, इन लोगों के साथ बिना कनेक्ट करके ऐसा लगेगा कि कोई एलियन वर्ड चल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ध्यान देना सेकेंड पॉइंट पे, ये एक्सेप्टेंस का हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस जो होगा वो एब्सोल्यूट होगा एंड अनक्वालिफाइड होगा, मतलब बिना किसी शर्त का, ज्यादा कोई कंडीशन के साथ एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक आप किसी को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हो कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। हाँ मैं तुम्हें प्यार करूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा। ये क्या बात हुआ भाई? पसंद करते हो तो पसंद करो, वैसे ही पसंद करो,
अगर कोई गोरा है तो गोरा कोई उसी हालत में पसंद करो, अगर कोई गरीब है तो गरीब को गरीब हालत में पसंद करो। नहीं मैं तुम्हें पसंद करूंगा अगर तुम ऐसा हो जाओगे तो। ये कोई बात हुआ? ये कोई बात नहीं हुआ। तो बेसिकली वही बता रहा है सेक्शन 7। देखो सेक्शन 7 का कहना क्या है। As per section 7 of the act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner. Usual and reasonable manner. Unless the proposal prescribed the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. हाँ एक बात भी है, स्पेशली इन केस ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन केस ऑफ बिजनेस अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई इसी तरह से करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस को, तो उस केस में अगर वो पहले से ही बता रहा है, अगर वो पहले से ही बता रहा है तो उसको उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, फिर मैं आपको आज का एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताऊंगा। पहले आज का ये किताब वाला एग्जांपल पहले देख लेते हैं। ए इंक्वायरीज फ्रॉम बी, ए इंक्वायरीज फ्रॉम बी, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख? क्या तुम मेरा गाड़ी 2 लाख में परचेज करोगे? If B replies, I shall purchase your car for ₹2 lakh if you buy motorcycle for 50,000. मतलब मैं तुम्हारा 2 लाख का कार ले सकता हूं, पर बदले में तुम्हें मेरा मोटरसाइकिल 50,000 में लेना पड़ेगा। Here B cannot be considered to have accepted the proposal. मतलब हाँ मैं तुम्हारा 2 लाख का कार लूंगा अगर तुम मेरा 50,000 का मोटरसाइकिल लेते हो। ये तो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये तो काउंटर ऑफर हो गया। On the other hand, B agrees to purchase the car from A as per his proposal subject to availability to valid registration certificate. मतलब ये बोल रहा है कि हाँ मैं कार लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा कार का वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, बुक फॉर द कार हो, acceptance is in the place through the offer content no mention of RC book. This is because expecting a valid title for that car is not a condition. Therefore, the acceptance in this case is unconditional. मतलब आप लोग बात समझ पा रहे हो ना? ये जो मोटरसाइकिल वाला जो काउंटर ऑफर था ये एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा कार लेने के लिए रेडी हूं अगर तुम्हारा कार का वैलिड सर्टिफिकेशन है, अगर तुम्हारा कार का प्रॉपर लाइसेंसिंग है, ठीक है, आरसी बुक है, ये सब चीज जो कार में वैलिड माना जाता है, अगर ये वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो मैं कार लेके क्या करूंगा, है ना? फिर मुझे रजिस्ट्रेशन का अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा कार वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ है, वैलिड सर्टिफिकेट के साथ है, ये कोई कंडीशन नहीं हुआ, दिस इज अनकंडीशनल, ये नॉर्मल है। एक्सपेक्टिंग अ वैलिड टाइटल ऑफ द कार, मतलब एक कार का जो वैलिड टाइटल है ये हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं रहा। लेकिन तो मैं तुम्हारा कार 2 लाख में ले सकता हूं, लेकिन अगर तुम मेरा 50,000 वाला मोटरसाइकिल लेते हो, ये तो कंडीशन वाला हो गया। तो ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ, ये अनक्वालिफाइड भी नहीं हुआ, इसलिए ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा। कौन सा वाला? मोटरसाइकिल वाला। लेकिन अगर तुम्हारा कार का सर्टिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, तो ये कंडीशंस अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कंडीशन, बट दिस इज नॉट अ कंडीशन, ये वैलिड टाइटल का प्रूफ है ना? आप तुम कहीं पर फ्लैट खरीदने जाते हो, अगर उस फ्लैट का प्रॉपर कागजात नहीं है, अगर उस फ्लैट का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, अगर वो फ्लैट प्रॉपर उसका जो लैंड है, उसका जो जमीन है प्रॉपर नहीं है, तो क्या तुम वो फ्लैट परचेज करोगे? कभी नहीं, कभी नहीं। आप लोगों को मैं बता दूं, एक मूवी है इस तरह का 2 मूवी है, हाँ 2 मूवी है, आप लोग देख सकते हो, दोनों मूवी गजब का मूवी है। आप लोग राजकुमार राव का मूवी देखते हो? जानते हो राजकुमार राव को? जानते हो, पहचानते हो उनको? बहुत अच्छा एक्टर है, मॉडर्न एक्टर है, बट बड़ा अच्छा है। मतलब मैं तो शाहरुख खान के आगे रखूंगा हमेशा उनको, मतलब सीरियसली जिस तरह का एक्टिंग को लाया है और जैसा एक्टिंग करते हैं और जैसा मतलब रियल लाइफ मूवीज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका 2 मूवी है, जैसे उनका बहुत सारा मूवीज है। एक है आपका ट्रैप बोल के एक मूवी है, प्लीज देखना, ठीक है, ट्रैप, ठीक है। और एक मूवी है आपका सिटी लाइट बोल के, सिटी लाइट एंड ट्रैप। वहां पर ऐसा ही कुछ केस है, वो फ्लैट लेने जाता है, ठीक है, फिर वहां पर ट्रैप हो जाते हैं, फिर फ्लैट के अंदर फंस जाते हैं। सिटी लाइट के केस में तो गलत फ्लैट में पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिसका कोई पेपर्स नहीं है, कागजात नहीं है, ऐसा इस तरह का। तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर लेवल में कुछ नहीं होने से किस तरह से इंसान को भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब मूवीज में ये मतलब मैं जो मूवी बोलता हूँ, क्या आप लोग शायद बहुत लोग सुने ही नहीं होंगे कि सर ये कहाँ से ला दिया आप मूवी। हेलो, ये देखे सर? देखिए हो, कौन सा ट्रैप देखे हो? ट्रैप वाला मूवी और देखिए, ट्रैप देखे सर, सिटी लाइट नहीं देखे। सिटी लाइट बहुत अच्छा मूवी है, ये भी देखना, बहुत ही अच्छा मूवी है, आपको समझ में आएगा फ्रॉडुलेंट कैसे हो जाता है। ओके,
तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, है ना। जैसे अब आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है, सर अभी कुछ देर पहले बता रहे थे आज का एक रियल लाइफ डेटा बताओगे। आप लोग टॉलीगंज जानते हो? मृत्युंजय बोलेगा सर मेरे घर के सामने, आप मेरे को क्या बता रहे हो, ठीक है। टॉलीगंज क्या है जानते हो? कोलकाता में टॉलीगंज ये है कि कोलकाता में जैसे बॉम्बे में बॉलीवुड है ना, कि कोलकाता का फिल्म पाड़ा है। यहाँ पर कोलकाता में जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है वो फिल्म इंडस्ट्री रहता है, तो वहां पर सीरियल वगैरह भी होता है। तो टॉलीगंज में क्या हुआ, आज का ही खेल है कि वो जो सीरियल जो होता है, जो लोग टेली सॉफ्ट करते हैं, मतलब डेली का जो सीरियल्स होते हैं, बंगाली सीरियल्स जो टीवी पे चलता है, वो वर्क मतलब उनका जो शूटिंग वगैरह था वो आज से शुरू होने वाला था, ठीक है। तो वो क्या प्रॉब्लम कर दिया कि अच्छा यहाँ पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कभी। मैं बस अभी आपको ये एक्सेप्टेंस दिखाने के लिए दिखाना चाह रहा था कि पहले वो लोग बोला कि हाँ हम लोग शूटिंग करेंगे, और फिर प्रोड्यूसर के साथ, आप लोग जानते हो कि एक प्रोड्यूसर होता है और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, तब जाके एक सीरियल बनता है। एक मूवीज या सीरियल बनाने के लिए क्या चाहिए? सीरियल्स, हाँ, जो डेली चलता है। आपके चाहिए प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है ना सीरियल को, हाँ, जैसे वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा है आपका महेंद्र सोनी है, हाँ, इस तरह का कुछ फेमस। तो प्रोड्यूसर के साथ क्या होता है, एक्टर्स लोगों का, एक्टर एक्ट्रेस का डील होता है। वो एक्टिंग करते हैं और बदले में प्रोड्यूसर उस मूवीज को मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो मूवी सीरियल मार्केट में चलता है और उससे थ्रू से जो भी पैसा आता है वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलता है मूवी के थ्रू से, तो वो सब करके मूवी को अच्छा खासा पैसा आता है। आप लोग समझ पा रहे हो ना। अब सवाल क्या हो गया, अब पॉइंट ये हो गई, ये जो सीरियल में जो एक्टर एक्ट्रेस है इनका कहना है कि ड्यू टू कोविड-19 इनका जो शूटिंग बंद हो चुका था, अब शूटिंग फिर से रीओपन होगा। लेकिन पहले ये लोग बोला कि ठीक है लॉकडाउन तो अनलॉक हो गया, अभी अनलॉक 1 चल रहा है ना, तो अनलॉक 1 तो चल रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग शेड्यूलिंग फिर से एक्टिंग के लिए रेडी है, एक्टर एक्ट्रेस का कहना था स्टार्टिंग में। मतलब आई होप कि मोस्ट प्रोबेबली 10-15 डेज पहले इन लोगों ने बोला कि हाँ एक्टिंग करेंगे। फिर अचानक टुडे, आज मोस्ट प्रोबेबली आज एक्टर एक्ट्रेस लोग एक कंडीशन डाल दिया। कंडीशन क्या है कि हम लोग एक्टिंग करेंगे बट अगर हमारा इंश्योरेंस होगा तो लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए। हेलो, समझ पा रहे हो कुछ? हाँ सर, हाँ सर। ये लोग लाइफ इंश्योरेंस कवर मांग रहा है, लाइफ इंश्योरेंस चाह रहा है कि अगर प्रोड्यूसर, ये किसको देना पड़ेगा? प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा लाइफ इंश्योरेंस। प्रोड्यूसर अगर इनका लाइफ इंश्योरेंस का कवर देते हैं तब जाके ये लोग अपना सीरियल का काम चालू करेगा, क्योंकि इनका भी फैमिली है। तो प्रोड्यूसर लेवल में जो लोग, मतलब प्रोड्यूसर का कहना है कि ठीक है, तो ये बात पहले भी तो बोला जा सकता था, मतलब जब फास्ट मीटिंग हुआ था तो बेसिकली बात बना नहीं और मीटिंग कैंसिल हो गया। मतलब पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो अनक्वालिफाइड था, और मतलब आज भी जो बता रहा है, आज भी जो सीरियल एक्टर एक्ट्रेस जो बताया बेसिकली वो अनक्वालिफाइड हो गया, मतलब शर्त के साथ आ गया। अब देखना पड़ेगा कि अगर इनका कंडीशन वो लोग लेता है तो आगे कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, अगर कंडीशंस पे प्रोड्यूसर देता है तो आगे चलेगा, अगर नहीं देता तो नहीं होगा। हाँ बोलो। मान लिया सर, दिखा रहा है कल से शूटिंग स्टार्ट होगा, अभी थोड़ा देर पहले चालू किया था न्यूज, दिखा रहा है हो गया। अरे बात, तेरे पास खबर है, तो टॉलीगंज का बड़ा खबर रखता है। दिखा रहा है न्यूज में कि कल से शूटिंग चालू होगा, में दिखा रहे कल से शूटिंग चालू होगा और इंश्योरेंस कवरेज देगा। चलो वेरी गुड। देखो अभी आनंद में दिखा रहा है सर, एबीपी आनंद में दिखा रहा है। अच्छा, मतलब तुम टीवी के सामने बैठे हो क्या? नहीं सर, थोड़ा देर पहले जब क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था। ओह अच्छा, क्लास स्टार्ट से पहले, मतलब तुम्हारे पास भी खबर था। मतलब देखो बात समझ में आया ना, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चलता है। हेलो, समझ पा रहे हो सर? एकदम रियलिटी बाइट था, एकदम रियलिटी में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग रियलिटी बाइट लेते हुए चलो, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या पुराना आदम जमाने का चीज पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। किताब का चीज तो जरूर लेना है, लेकिन साथ में यही चीज आपको रियलिटी के साथ कनेक्ट करना है। मैं कोशिश करता हूँ क्लास में, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ट्राई करना, ये रियलिटी बाइट के साथ आप लोग भी चलो, क्योंकि जिंदगी किताब से नहीं, जिंदगी रियलिटी से चलता है। किताब में तो बहुत कुछ लिखा रहता है,
लेकिन हर एक बात रियल लाइफ में जब तक हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। आप लोग कभी अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप लोग कितना एज की उम्र में आप लोग स्कूल स्टार्ट किए थे? एक मैं नॉर्मल एक जनरल सवाल कर रहा हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम 5 से 6 इयर्स के एज में, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। एवरेज आप लोगों में बता रहा हूँ कि आप लोगों का एज आज 20 है, एक सिंपल एवरेज मान रहा हूँ, कोई कम भी हो सकता है कोई ज्यादा हो सकता है। ये 6 इयर्स के एज से 20 इयर्स के एज तक कितना दिन चला गया? चलो मैं एवरेज बना रहा हूँ, 12 से 14 इयर्स, 12 to 14 इयर्स। अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग बोलना कि ये जो 12 to 14 इयर्स एजुकेशन, इट्स नॉट अ लिटिल बिट टाइम, इट्स अ ह्यूज टाइम। 12 से 14 इयर्स एजुकेशन लेने के बाद आप बस दिल में हाथ रख के बोलो, ये जो इतना सारा एजुकेशन आपने लिया, कितना एजुकेशन आप अपने लाइफ में अप्लाई कर पाए हो? मतलब ये मेरा सवाल है, अपने आप को पूछना। क्वेश्चन इन जनरल, क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। इतना दिन एजुकेशन लेने के बाद 12 to 14 इयर्स, कितना एजुकेशन आप अपने लाइफ में अप्लाई कर पाए हो? अगर आप 10% भी अप्लाई कर पाए हो तो बहुत है, लेकिन बेसिकली 100% होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत कम, इसका मतलब हमारा एजुकेशनल जो पैटर्न चल रहा है वो फॉल्टी एजुकेशन है। मैं आपको बताता हूँ नहीं, ये बहुत बड़े बड़े लोग भी बताते हैं। बेसिकली जो एजुकेशन अप्लाई लायक नहीं वो फॉल्टी एजुकेशन ही माना जाएगा। फिर ऐसा कोरोना जैसा प्रॉब्लम में तो घर में बंदी ना बनेंगे। एक छोटा सा 1 ग्राम वायरस एक 700 करोड़ लोगों को घर में बंदी बना दिया। ये चल रहा है देश में, कंट्री में, वर्ल्ड में। आप ही सोचो, मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर क्या फालतू में बोल रहा है, लेकिन कभी सोचा करो। ओके चलो सर, पॉइंट नंबर 3 में बात करें। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी एक्सेप्टेंस होगा ना वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब मन ही मन में अगर उसने मुस्कुराया तो इसका मतलब हाँ है, अगर उसने पलट के देखा तो हाँ है। ऐसा गलत फहमी में नहीं रहना है। एकदम डायरेक्टली जाओ, एकदम डायरेक्टली जाके पूछो हाँ या ना बता दो भाई। इतना गलत फहमी में रहना नहीं चाहते, ठीक है? गलत फहमी में रहते रहते कितना आशिक अपना जान दे चुका है। आप लोगों को पता है परसों क्या हुआ कलकत्ता में? आशिक का बात नहीं है, एक बंदा, एक लड़की है, पीएचडी किया है, ठीक है? तो उसका पीएचडी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? उसका पीएचडी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है जिस यूनिवर्सिटी से किया, इसलिए वो हावड़ा ब्रिज में चढ़ गया था। देखे हो न्यूज? हेलो, नहीं सर। हाँ सर। सर देखे हो? हाँ नो सर। सर वेरी गुड। क्योंकि उसका पीएचडी एक्सेप्ट कर लिया जाए इसलिए वो हावड़ा ब्रिज में चढ़ गया। मतलब बेसिकली धमकी दे रहा है। मतलब बेसिकली वो बोल रहा है कि भाई मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरा बात सुनो। बेसिकली एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हाँ ओके, तो देखो क्या लिखता है किताब। टू कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, the acceptance must be communicated in some perceptible form. Any conditional acceptance or acceptance with varying or too deviant condition is no acceptance. Such conditional acceptance is a counter proposal and has to be accepted by the proposer. If the original proposal has to be materialized into a contract, further when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer and made to him. If he has not have the knowledge, there can be no acceptance. The acceptance must relate specifically to the offer made. Then only it can materialize into a contract. The above points will be clearer from the following example. देखो, देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं। ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, बाप रे 1877 का केस है। हम लोग तो तभी भी ब्रिटिश के अंडर में थे, चमचागिरी कर रहे थे। 1877, 1947 के पहले का कुछ भी देखता हूँ ना, मुझे सिर्फ वही याद आता है। Facts: B, a supplier sent a draft agreement relating to a supply of coal to the manager of railway company Metropolitan Railway for his acceptance. The manager wrote the word approved. मैनेजर ने बोला approved. B एक सप्लायर था जिसने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेट किया relating to supply of coal to the manager of railway company Metropolitan Railway for his acceptance. The manager क्या किया? wrote the word approved. मैनेजर ने क्या वर्ड लिखा? approved. ध्यान देना पॉइंट पे।
on the same and put the draft agreement in the drawer and the table, intending to send it to the company's solicitor for a formal contract to be drawn up. By an oversight, the draft agreement remained in drawer. मतलब वो agreement approved तो था, हेलो, agreement पेपर जो था वो approved तो था, but communicate ही नहीं हो पाया, तो drawer में ही रह गया. That there was no contract as the manager held not communicated his acceptance to the supplier B. मतलब तुमने love letter लिखा लेकिन भेजा नहीं. हेलो, do you all get the point? लव लेटर लिखा गया है पर भेजा नहीं गया, तो कैसे पता चलेगा? और लड़की ने शादी करके चला गया और ये बेचारा अभी बैठे बैठे गाना देवदास बन के बैठा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर भी केस कुछ ऐसा ही है. ठीक है, ये जो ऑफिसर थे ये अप्रूव करके लेटर को ड्रायर के अंदर रख दिया और ये आंखों से अलग हो गया और ये लोग सोचा कि अप्रूवल तो मिल गया होगा, कंपनी ने मतलब जिसका अप्रूवल देना था, और फिर वो सोच रहा है कि अप्रूवल तो मैंने दे दिया, लेकिन क्या तुमने लेटर सेंड किया? नहीं. तो क्या हुआ? द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, जो नहीं हुआ तो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. समझ में आया होगा? बड़ा आसान था. छोटा छोटा चीज बहुत बड़ा बड़ा खेल खेल देता है. किसी का लाइफ उजड़ सकता है, किसी का बिजनेस खराब कर सकता है. ठीक है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पे बड़ा सावधान रहना है. देखो ये और एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ा करो प्लीज. ये सब केस स्टडीज है, एग्जाम्पल ही नहीं, ये सब रियल लाइफ केस है. एम ऑफर्ड टू सेल इज लैंड टू एन फॉर $280. ध्यान देना पॉइंट पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है. एम जो है ऑफर्ड टू सेल इज लैंड टू एन फॉर £280. ठीक है, एन रिप्लाइड टू purporting to accept the offer but enclosed a check for £80 only. He promised to pay the balance of £200 by monthly installment of £50 each. It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. मतलब एम ने जब ऑफर किया था ना अपना लैंड को सेल करने का, एम ने जब एन को ऑफर किया था लैंड को सेल करने का, तो उसने ये नहीं बोला था कि मुझे ईएमआई में चाहिए, मैं ईएमआई में सेल करूंगा. उसने बोला था कि मुझे £280 दो, मुझे £280 दो और बदले में लेके जाओ £280 के बदले में. लेकिन वो बोल रहा है कि अभी £80 का चेक दे रहा हूं. ठीक है, अभी £80 का चेक दे रहा हूं और बाकी इंस्टॉलमेंट में भरूंगा £200. नहीं होगा. अगर यहाँ पर एन एक्सेप्ट नहीं करता है एम का ऑफर को, एन अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अनक्वालिफाइड था. मतलब ये अनक्वालिफाइड नहीं था, मतलब अनकंडीशनल नहीं था, क्योंकि ऑफर तो डायरेक्ट का बोला गया था £280 का, ईएमआई का तो बोला ही नहीं गया था. तो तुम कैसे ईएमआई में मान लोगे कि ठीक है धीरे धीरे बाकी दे देंगे? तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. एन कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस. एन ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता. समझ में आया? हेलो, हाँ सर. ठीक है. सिमिलरली और भी कुछ है. He offers to sell his house to B for ₹1 lakh. B replied that I can pay 80,000 for it. The offer of A is rejected by B as the acceptance is not unqualified. B, however, changes his mind and is prepared to pay 1 lakh. This is also treated as counter offer, and it is up to A whether to accept it or not. Union of India versus Bahulal, All India Report 1968, Bombay 294 case. याद रखा करो प्लीज. क्या खेल हुआ सर? यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस बाहुलाल, बाहुबली नहीं बाहुलाल, 1968 का केस है. ये ऑफर किया सेल ऑफ हिज हाउस टू बी कि भाई हम 1 लाख में हम अपना घर तुम्हें बेचना चाहते हैं. बी ने बोला कि हम तुम्हें 80,000 दे पाएंगे. द ऑफर ऑफ ए रिजेक्टेड बाय बी. बेसिकली 1 लाख का घर हम तुम्हें 80,000 दे पाएंगे, तो ऑफर रिजेक्टेड तो हो ही जाएगा. बी का जो ए का ऑफर बेसिकली क्या, अगर 1 लाख में वो हाँ बोल देता, कौन? अगर बी, ए ने जब बी को बोला था अगर बी 1 लाख पे यस बोलता तो ऑफर एक्सेप्टेड हो जाता. लेकिन बी ने 80K बोल के रिजेक्ट कर दिया एंड इट इज नॉट अनक्वालिफाइड. बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड, बट बी 2 मिनट बाद सोच रहा है 1 लाख का सस्ता, 1 लाख का जो बात था इट्स अ गुड डील था, 1 लाख का डील अच्छा था. फिर से उसने बोला कि नहीं ठीक है मैं 1 लाख पे लेना चाहता हूं. लेकिन अब बात क्या है ना, वो पुराना ऑफर खत्म हो चुका है. फर्स्ट ऑफर, हेलो,
फर्स्ट ऑफर कंप्लीटेड है, फर्स्ट ऑफर 1,80,000 में कंप्लीट हो चुका था। जब भी तुमने 80,000 बोल दिया था ना, वो काउंटर ऑफर हो चुका था। अब ये एन पे डिपेंड करता है, अब ये सॉरी ए पे डिपेंड करता है कि वो फिर से 1,00,000 पे वो देगा कि नहीं देगा। वही वाला बोला, दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर एंड इट इज अप टू ए, दिस इज फुल्ली अप टू ए कि वो बी को 1,00,000 पे देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बाद में भी राजी था, पर बाद में राजी का बात ही नहीं है, मतलब बात वही हो गया ना, ए ने बी को प्रपोज किया कि क्या तुम मुझे शादी करोगे, ठीक है। तो बी ने ना बहुत शर्त लगाया, हाँ मैं शादी कर सकता अगर तुम मुझे ये दिखाते, अगर तुम मुझे वो दोगे, इस तरह से वो बोल रहा है। फिर बेसिकली जैसे वो शर्त लगाया, अनक्वालिफाइड हो गया। अब जैसे वो शर्त लगाया तो ये का ऑफर रिजेक्ट हो गया ना, क्योंकि वो बिना किसी शर्त का होना चाहिए था बेसिकली। अब बाद में बी को लगा कि भाई लड़का अच्छा था, कर लेना चाहिए था। अब ये फुल्ली ए पे डिपेंड करता है ना कि ए विल मैरी टू बी और नॉट। हेलो, समझ में आ रहा है? बोलो। तो ये सब क्या था, तीन केस स्टडीज पढ़ लिए हम लोग। ये सब क्या था, ये सब था तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड का था, ठीक है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड, ये भी देख लो थोड़ा कि एक्सेप्टेंस कैसे प्रेस्क्राइब्ड मोड में हो सकता है। ये हो ही सकता है, चलो इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं कि प्रेस्क्राइब मोड में ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जो ऑफर कर रहा है अगर वो अपना मोड बता देता है, इफ द ऑफरर प्रेस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर एंड ऑफर इज सेंड एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, तुम व्हाट्सएप में मैसेज किए थे, वो ईमेल में जवाब दे रहा है, तुम ऑफर किए थे व्हाट्सएप में, वो जवाब दे रहे हैं ईमेल में, देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। बट इफ द ऑफरर इन्फॉर्म्स द ऑफरी that the acceptance is not according to the mode prescribed, but if the offer fails to do so, it will presume that he has accepted the acceptance and invalid contract will arise. ऑफर व्हाट्सएप के थ्रू से था, अगर ऑफर ने बोल के रखा था कि भाई मैं आपको ऑफर करूंगा और एक्सेप्टेंस आप कोई भी मोड पे कर सकते हो, तो उसमें ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बन के रहेगा। लेकिन अगर वो बोल के रखा था कि व्हाट्सएप में बात हो रहा है तो एक्सेप्टेंस भी व्हाट्सएप में ही होना चाहिए, ऑफर व्हाट्सएप में हो रहा है, ऑफर व्हाट्सएप में हो रहा है तो एक्सेप्टेंस भी व्हाट्सएप में ही होना चाहिए। अगर ये बोल के रखता तो फिर उसी में करना पड़ता, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं बोलता तो कोई भी मोड पे एक्सेप्टेंस हो सकता है, एनी मोड पे एक्सेप्टेंस हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता, ठीक है। बोलो, क्लैरिटी है? The acceptance must be in the prescribed mode। अगर prescribed mode बोल देता है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसे आप लोग ये चीज देखे होंगे, आप लोग कभी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हो, इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिलअप, इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना इंस्टीट्यूट में, ठीक है, हम लोग का जो सी इंस्टीट्यूट जैसे होता था, ठीक है, हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे तो इंस्टीट्यूट वगैरह क्या बोलता था कि डिमांड ड्राफ्ट, ये सब ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं होता था हम लोग के टाइम पे, डिमांड ड्राफ्ट लेता था, चेक वगैरह एक्सेप्ट नहीं होता था, ठीक है। इंस्टीट्यूट कहता था कि डिमांड ड्राफ्ट बना के लाओ, जो भी मतलब एडमिशन फीस है, तो डिमांड ड्राफ्ट एक्ट होता है, इसको डीडीबी कहते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कभी आप लोगों को, डिमांड ड्राफ्ट लॉ में ही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, सीएस में स्पेशली पढ़ाया जाता है, सीए में पहले था, अभी सीए और सीएमए में इंटरमीडिएट में पढ़ा जाएगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट डीडी, ठीक है, ये वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे, जैसे अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे होता है ना, वैसे ही एक चीज है। ये सिंपल ऐसा है कि आपके पास अगर पैसा है, आप किसी भी बैंक में जाके पैसा जमा करो और उनको बोलो कि भाई डिमांड ड्राफ्ट बना के दो, बड़ा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म में हो जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कैश वगैरह में ब्लैक मनी का कुछ ये सब हो सकता है, कैश का जो अमाउंट है वो जाली पैसा भी हो सकता है, इसलिए इंस्टीट्यूट डिमांड ड्राफ्ट वाला पैसा ले लेते हैं। तो अगर इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमें डिमांड ड्राफ्ट से दो, तो डिमांड ड्राफ्ट में देना पड़ेगा। अगर बोलता है कि चेक में दो, तो चेक में देना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि नहीं हम तो कैश लाए हैं, आपको कैश लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब्ड मोड। क्लियर? हाँ सर। यस सर। ओके, टाइम देख लो एक बार, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का समय। हाँ बोलो, बोलो, कुछ बोल रहे हो? हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, टाइम देखो, acceptance must be given within the specified time limit if any,
and if no time is stipulated, acceptance must be given within a reasonable time and before the offer lapses. What is the reasonable time is nowhere defined in the law and thus would depend on the fact and circumstances of the particular case. मतलब reasonable time क्या होता है acceptance का? जैसे हर चीज का एक reasonable time होता है. ऐसे क्या बताऊं कि जैसे मानो कि आप किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीद के लाए हो और आपने बोला भैया हम बाद में दे देते हैं आपको, तो बाद में मतलब कितना दिन? 1 week, 1 month? आप क्या करते हो 1 year बाद जाके बोलते हो भैया वो लास्ट ईयर एक चीज लिया था, कि ये वैलिड रीजनेबल टाइम हुआ? नहीं, डिपेंड करता है. ग्रोसरी स्टोर में 1 year का उधारी नहीं अच्छा लगता, ये ऑफर लैप्स हो जाएगा. 1 week से लेके 1 month तक का ये ग्रोसरी स्टोर के लिए ठीक है. ठीक है, तो हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है. आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो आपका एग्जाम फॉर्म का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, कि भाई विद इन 1 month के अंदर ये टाइम के अंदर आपको करना पड़ेगा. अगर टाइम लिमिट स्पेसिफिक कर देता है, जैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप का एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है कि नहीं होता? ठीक है, अगर स्पेसिफिक कुछ नहीं किया गया है तो एक रीजनेबल टाइम माना जाएगा कि जब से फॉर्म निकला है उसके बाद से 14 days, 15 days या 1 week. ठीक है, तो हर चीज का एक टाइम होता है. रीजनेबल टाइम के अंदर आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा. और एक चीज प्लीज ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्या आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझूं? हेलो, अगर आप चुप हो, जैसे मैं आप लोगों को अभी हम लोग जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को मैं कुछ भी चीज बार में पूछता रहता हूँ ना, क्या समझ में आया, क्या कुछ क्वेश्चन है, क्या समझ में आया? तो अगर आप चुप हो तो क्या मानो मैं आपको समझ में आया? वही बोल रहा है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. अगर आप चुप हो दैट डजंट मीन आपको समझ में आया. अगर आप चुप है इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया, ये भी हो सकता है. The acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer, unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance. मतलब जैसे आप लोगों के साथ हम लोग करीब 1 month एक साथ है, हम लोग एक साथ 1 month से काफी लोग कुछ है, कोई है जो लोग पुराने हैं, 6-7 महीने से मेरे साथ है. तो मुझे थोड़ा आदत हो गया कि किसका आप लोग किस तरह से अपना एक्सेप्टेंस को बताते हो. तो अगर आप लोग चुप रह के बताते हो कि हाँ सर चुप हूं, इसका मतलब हम लोगों को समझ में आया, क्योंकि आप लोग का इस एटीट्यूड के साथ मैं बड़ा कनेक्टेड हूं. आप लोग का ये जो एटीट्यूड है ना कि चुप, साइलेंस रहना, सिर्फ मृत्युंजय और विश्वजीत कभी कभी चिल्लाते हैं, बाकी लोग और कभी कभी प्रगति बात करते हैं, तो मैक्सिमम चुप रहते हैं. एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि हाँ समझ में आया, इसीलिए ज्यादा बातें नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये आप लोग का साइलेंस का एटीट्यूड मुझे पता है, और क्योंकि मुझे पता है तो मुझे भी एक आइडिया हो गया, मुझे भी पता कि ये आप लोगों का एक्सेप्टेंस है कि हाँ आप लोगों को समझ में आया. ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इससे पहले इस तरह का एटीट्यूड का परिचय मेरे को नहीं देते हो, ठीक है, इसीलिए बोला यहाँ पर देखो कि unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance, कि हाँ मेरा चुप ही मेरा हाँ है, ठीक है, तब तक मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में बदल नहीं सकता, तब तक मैं इसको एग्रीमेंट में, एक्सेप्टेंस में बदल नहीं सकता. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पूरा क्लैरिटी आ रहा है. एक केस लॉ है, प्लीज देखो, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, 1862 का केस है. If uncle offered to buy his nephew's horse for 30 pounds saying if I heard no more about it, अगर मुझे इसके बारे में आगे और कुछ पता नहीं चला, अगर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, मतलब फिर से सुनो बात, if कौन है? अंकल है. offered to buy his nephew's horse for 30 pound, ठीक है, saying if I hear no more about it I shall consider the horse mine at 30 pound. The nephew did not reply to F at all. He told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, the auctioneer sold the horse. F sued him for conversion of his property. Held F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him. मतलब F ने ही ऑफर किया और बोला कि एफ अंकल जो था वो अपने निफ्यू को बोल रहा है कि ऑफर टू बाय हिज निफ्यूज हॉर्स 30 पाउंड बाय सेइंग, ये भी बोल रहा है कि इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट, अगर मुझे आगे इसके बारे में और कुछ भी पता नहीं चला तो मैं मान लूंगा कि ये हॉर्स मेरा है और मैं इसको 30 पाउंड में खरीदा. बट निफ्यू जो था उन्होंने कुछ नहीं बोला. निफ्यू डिड नॉट रिप्लाई एट ऑल. ही टोल्ड हिज ऑक्शनियर बी, किसका? टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ सेल. किसने बोला? निफ्यू ने बोला अपना ऑक्शनियर को कि ये हॉर्स को ऑक्शन से हटा दो.
from his farm stock as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, the auctioneer sold the horse. ऑक्शनियर ने घोड़ा को बेच दिया. एफ ने आके sue कर दिया for conversion of his property. Held F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him. अब सवाल ये है कि एफ को लगा, एफ मतलब बेसिकली अंकल के और नेफ्यू के बीच में हाँ ना हुआ था, लेकिन सब चुपचाप था. लेकिन ऑक्शनियर को कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ कुछ हुआ है, क्योंकि नेफ्यू ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया. हेलो, तो ऑक्शनियर को कुछ पता ही नहीं चला, तो वो क्या किया, हॉर्स को बेच दिया, सेल कर दिया. तो जब एफ को पता चला कि भाई हॉर्स तो सेल हो गया, एफ आके केस सू कर रहा है अपने नेफ्यू पे कि भाई क्या क्यों सेल कर दिया तुमने. लेकिन वो नेफ्यू, एफ जो है वो सेल नहीं कर सकता क्योंकि वो नेफ्यू से यस और नो नहीं सुना था, मतलब कम्युनिकेट नहीं हुआ था. बेसिकली मेयर साइलेंस हो गया था. मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. नेफ्यू ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया था, साइलेंटली एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा फ्रॉम द ऑक्शनियर पॉइंट ऑफ व्यू. हेलो, Yes, हाँ sir. सर. क्लियर ना? Yes, sir. ओके. हाँ सर. तो इसी तरह से आगे भी कुछ और भी पॉइंट्स है, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए घर के लिए छोड़ता हूँ. 7 नंबर पॉइंट एक बार देख लो, एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मतलब आपका हरकत, मतलब हरकत मतलब समझ रहे हो ना, आप कुछ ना कुछ हरकत करके आपका हाँ या ना बता रहे हो, एक्सेप्टेंस बता रहे हो. ये सेक्शन 8 बताया. Section 8 of the Contract Act lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal, constitution and acceptance of the proposal. देखो, when a tradesman receive an order from a customer and execute the order by sending the goods, the customer's order for goods constitute the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of acceptance by conduct. सिंपल है. आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज परचेस करते हो, हेलो, आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज परचेस करते हो, आप बेसिकली फ्लिपकार्ट को मुंह में या फोन करके कुछ नहीं बताते हो, इवन आप रिटर्न भी कुछ नहीं बताते हो, बस कुछ चीज ऑर्डर करके उनको दे देते हो और फ्लिपकार्ट वाले आपके घर में आके उसको डिलीवरी करता है. तो आपने कॉन्टैक्ट किया ना पूरा का पूरा ये घटना, तो ये एक्सेप्टेंस बाय कॉन्टैक्ट हो गया. व्हेन अ ट्रेडमैन रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर एंड एग्जीक्यूट द ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड्स. सिंपल है कि भैया एक कप चाय, तो आपने ऑर्डर किया और वो उसने किया. द कस्टमर ऑर्डर फॉर गुड्स कंस्टिट्यूट द ऑफर. आपने ऑर्डर किया, इसका मतलब आपका ऑफर था व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडर. और वो कुछ बोला नहीं कि हाँ हाँ, मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप दुकान में जाके जस्ट बोले कि भैया हमें एक कप चाय दे देना. दुकानदार आपको ये नहीं बोला कि हाँ भैया कि हम आपको एक कप चाय अभी देते हैं, ये नहीं बोला, वो डायरेक्टली चाय दे दिया. कॉन्डक्ट सिंपल, मतलब आपका एटीट्यूड के थ्रू से, आपके डूइंग के थ्रू से आप बता रहे हो कि भाई यही है. जैसे कि आप टैक्सी में चढ़ते हो, टैक्सी रास्ते में चल रहा है, आपने हाथ दिखाया, आप टैक्सी में चढ़े और बोले कि भैया यहाँ जाना है. टैक्सी वाले ने आपको बोला नहीं कि भैया कहाँ जाना है, ठीक है, आप बैठे और उनको बोले, तो कॉन्टैक्ट. आप मतलब वो टैक्सी रास्ते में चल रहा है, ये आपका अधिकार है कि आप टैक्सी को रास्ते में रोक सकते हो, उस पर चढ़ सकते हो, इट्स योर राइट. तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस बाय कॉन्टैक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. सिंपल है कि टैक्सी रास्ते में चल रहा है तो ये आपका हक है. अगर वो खाली है, कोई अगर रिजर्व किया हो तब नहीं रोक सकते आप, लेकिन अगर खाली जा रहा है तो आप टैक्सी को रोक सकते हो. अगर उसने ये नहीं लिख के रखा कि गैरेज सामने, इसका मतलब वो कोई भी ऑर्डर लेना नहीं चाहता. सिंपल, अगर वो दुकान बंद करता है तो आप ऑर्डर देने से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. हेलो, बोलो, समझ में आ रहा है बात? हाँ सर. किसी ने कोई सवाल कर रहा है क्या? साउंड नहीं आ रहा है. हाँ सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर. कोई कुछ पूछना चाह रहा है, बैकग्राउंड से एक आवाज आ रहा है. जो भी पूछ रहा है उसका साउंड मेरे पास क्लियरली नहीं आ रहा है. अगर वो कॉर्ड में बोल रहे हैं ना, कॉर्ड खोल के बोलने से मुझे साउंड आएगा. ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं. तो एक्सेप्टेंस बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारा का सारा मैंने 7 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कशंस किया. एक्सेप्टेंस वैलिड होने का क्या क्या सिस्टम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यही सब कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट है.
यहीं पे आप लोग ध्यान रखो, यहीं से क्वेश्चंस वगैरह होगा, यहीं से घुमा फिरा के, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो यहीं से घुमा फिरा के करेगा। अगर कि जिसको लिखने वाला है लाइक सीए के लिए, उनके लिए जो भी लिखने वाला क्वेश्चन होगा तो केस स्टडीज के साथ आप लोग बात को याद रखो। प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना, विथ केस स्टडीज पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, और जो इसका एमसीक्यू है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि वो एमसीक्यू का जवाब दे सके। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ आ जाओ तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बट आगे आप लोगों का जो भी टॉपिक है मैं आपके साथ एक बार बात कर लेता हूँ। बेसिकली टॉपिक क्या है, और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में मैं काफ़ी सारा बातें कर चुका हूँ। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है इसमें मैं नेक्स्ट दिन 2-4 बात करूंगा, और रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में यही एक पॉइंट रह गया जो मुझे नेक्स्ट दिन थोड़ा बात करना है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे किया जाता है। ये बात करके ये कॉन्ट्रैक्ट का जो भी बेसिक चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वेडनेसडे में ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप लोग इसी चैप्टर से समरी करके रिविजन्स भी दे देना, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर नेक्स्ट दिन पढ़ाने के बाद ही मैं आप लोगों को आगे का क्या करना है, क्या मैं मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए अरेंज करूंगा, तो कैसे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर एंड होने वाला है तो मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोगों को रेडी होना है। ओके, मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को सर इकोनॉमिक्स का नहीं होगा सर? क्या इकोनॉमिक्स का क्या बाबू?